इस हम बात करने वाले हैं आज का एग्ज़ाम जो पेपर 3 है और ये आपका सोशल साइंस है। ठीक है, और एमसीक्यू आपने कितना क्वेश्चन जो है सही करा है, आपका मार्क्स कितना आएगा 40 में से। ओके, तो आप इन्हें चेक कर लीजिए। तो अब हम बिल्कुल यहाँ पर सटीक आंसर के साथ आपको बताने वाली हूँ कि आपने 40 में से कितने मार्क्स जो है स्कोर कर पाए हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, फ्रांस की मुद्रा की इकाई यानी जो लिब्रे था, ठीक है, इसको किस वर्ष जो है समाप्त कर दिया गया। 1774 या 1715 या 1789 या 1794। तो आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ नंबर यानी 1794 को। मैं बता दूं 1774 क्या है, तो 1774 को जो है लुई 16 जो है उनको राजगद्दी पर बैठाया गया था और 1789 को फ्रांस की युद्ध हुआ था। लेकिन 1794 को जो है ये लिब्रे की फ्रांस की जो लिब्रे है मतलब कि मुद्रा जो है इनको पूरी तरह से समाप्त कर दिया था और हमारा फर्स्ट यानी 4 नंबर का आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन से यहाँ पर ये फ्रांसीसी सरकारों में करों की वृद्धि के लिए बाध्य क्यों हो गई थी। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन हमारा फर्स्ट क्या है कि बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने के लिए, सेना के रख रखाव के लिए, राजा दरबार तथा सरकारी कार्यालय को चलाने के लिए, या इनमें से सभी। तो मैं बता दूं यहाँ पर कर इसीलिए बढ़ रहा था क्योंकि एक तो कर्ज ही बढ़ जा रहा था क्योंकि 12 अरब लिब्रे हो चुके थे, दूसरा सेना के रख रखाव के लिए तो करना ही पड़ेगा, और तीसरा है दरबार सरकारी कार्यालय को चलाने के लिए भी कर्ज जो है बढ़ रहा था। सो गाइस हमारा फाइनली आंसर जो होगा ये 4 यानी कि इनमें से सभी होगा। ठीक है, 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है थर्ड नंबर में हमें बोला है फ्रांस की पूरी आबादी का 90% लोग जो है 90% लोग जो है फ्रांस में, ये लोग क्या थे। तो हम जानते हैं ये लोग क्या थे, किसान थे। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 3 का। नेक्स्ट है 1774 में द स्पिरिट ऑफ द लॉज रचना जो है किसने किया था। तो आंसर हो जाएगा मॉन्टेस्क्यू, रूसो ने नहीं किया था, ये मॉन्टेस्क्यू आंसर यानी थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, 5 नंबर क्वेश्चन है इसमें बोला है जब 1791 में फ्रांस की नेशनल असेंबली ने संविधान का प्रारूप जो है पूरा कर लिया, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। जब इन्होंने मतलब कि नेशनल असेंबली का जो संविधान प्रारूप जो है पूरी तरह से तैयार किया, तो उनका मतलब उद्देश्य क्या था। तो जैसे यहाँ पर दिया है सम्राटों की शक्तियों का सीमित करना, या मतदान के लिए अधिकार को छीन लेना, या पुरुषों नागरिकों के अधिकार शोषण घोषणा पत्र को समाप्त कर देना, या इनमें से सभी। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्या, सम्राट के शक्तियों को सीमित करना, ये इनका क्या था, एक असेंबली संविधान जो है इस गठन मतलब इसको पूरा किया था प्रारूप को। ओके, इस वजह से 6 नंबर क्वेश्चन से यहाँ पर बोला है फ्रांसीसी उपनिवेशों में कौन सी प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारकों में से एक था। तो आंसर क्या हो जाएगा, दहेज प्रथा, दास प्रथा, जाति प्रथा या सती प्रथा। तो आंसर हो जाएगा दास प्रथा, यानी दासों को ले जाया जाता था दूसरे देश, उन्हें जबरदस्ती ले जाकर उनको काम पर लगा दिया जाता। तो यही प्रथा को ख़त्म कर दिया था जैकोबिन के क्रांतिकारियों ने। ठीक है, आगे है निम्न में से कौन यूरोप में ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर सम्मान और जगह मिले। तो जैसे यहाँ फर्स्ट उदारवादी, क्रांतिकारी, समाजवादी या राष्ट्रवादी। तो हमारा आंसर हो जाएगा उदारवादी, यानी फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 इसमें बोला है निम्न में से किसका विश्वास था कि खुद को पूंजीवादी शोषण से मुक्त कराने के लिए मजदूरों को अत्यंत भिन्न किस्म का समाज बनाना होगा। तो यहाँ पर दिया फ्रेडरिक एंगल्स या रॉबर्ट ओवन या कार्ल मार्क्स या नेपोलियन बोनापार्ट। तो आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर यानी कार्ल मार्क्स का भरोसा था। ठीक है, विश्वास था। आगे क्वेश्चन से यहाँ पर फिनलैंड या लातविया या फिर हम कह सकते हैं लिथुआनिया, एस्टोनिया तथा पोलैंड के कुछ हिस्से किस साम्राज्य के अंदर आते थे। फ्रांसीसी, इटली, जर्मनी या रूसी। तो आंसर हो जाएगा रूसी के। ठीक है, एंड आगे क्वेश्चन से हम नंबर क्वेश्चन से इसमें बोला है मार्क्स के विचारों को मानने वाले समाजवादियों ने 1898 में किस पार्टी का गठन किया था। सामाजिक क्रांतिकारी पार्टी या रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी या फिर लेबर पार्टी, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा इन्होंने 1898 में क्या कौन सा पार्टी को गठन किया था। आंसर हो जाएगा रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, यानी सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। एंड 11 नंबर यानी 11 नंबर क्वेश्चन है 1914 में 2 यूरोपीय गठबंधनों के बीच युद्ध छिड़ गया। एक खेमे में जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और तुर्की थे, तो दूसरे खेमे में कौन कौन से
देश थे। तो यहाँ पर जैसे दिया फ्रांस, ब्रिटेन व रूस, या फ्रांस, ग्रीस व डेनमार्क, या फ्रांस, हॉलैंड, या बुल्गारिया, या फिर फ्रांस, स्विट्जरलैंड और आइसलैंड। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर फ्रांस, ब्रिटेन और रूसिया हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन है, पूर्वी देशांतर रेखा जो भारत की मानक यमुनोत्तर रेखा मानी जाती है वह भारत के किस राज्य से गुजरती है? तो आंसर हो जाएगा ये जो किस शहर से गुजरती है, तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से, यानी हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और यहीं से आपका भूगोल जो है शुरू हो गया है। आगे क्वेश्चन है यहाँ पर 13 नंबर में बोला, पश्चिम में यूरोप देश एवं पूर्वी एशियाई देशों को कौन सा सागर मिलाती है? देखिए, पश्चिम में यूरोपीय देश और पूर्वी एशियाई देशों को कौन सा मतलब सागर मिलाती है? जैसे अंटार्कटिक महासागर, या फिर प्रशांत महासागर, या हिंद महासागर, या आर्कटिक महासागर। तो आंसर हो जाएगा हिंद महासागर मिलाती है, यानी थर्ड ऑप्शन 13 का सही हो जाएगा। अब 14 का यहाँ पर देखिए, भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में किस देश के साथ जुड़ी हैं? पाकिस्तान और अफगानिस्तान, नेपाल एवं भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश, पाकिस्तान और यहाँ पर क्या दिया है? चीन। तो मैं बता दूँ यहाँ पर, ठीक है, भारत की जो भूमि है ये उत्तर पश्चिम, यानी इस साइड ये उत्तर हो जाएगा, ये पश्चिम हो जाएगा, यहीं पे पाकिस्तान है और इसके ऊपर में जस्ट ऊपर में अफगानिस्तान है। सो हम गाइस कह सकते हैं जो फर्स्ट नंबर ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन है, सतलुज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो हिमालय, पंजाब हिमालय, या पंजाब हिमालय, या कुमाऊं हिमालय, या नेपाल हिमालय। तो आंसर हो जाएगा ये हिमालय के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है, यानी फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा 15 का। एंड 16 का यहाँ पर क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कि पटाई, नंगा, मिजो तथा मणिपुर निम्न में से किनके नाम है? तो यहाँ पर जैसे जातियों का, शहरों का, सेलों का, या पहाड़ियों का। तो आंसर हो जाएगा 4 नंबर, यानी ये पहाड़ियों का ही नाम है। एंड 17 नंबर क्वेश्चन है, भारत का उत्तरी मैदान जो जलोढ़ मैदान से बनी है उसका निर्माण किन नदियों के द्वारा हुआ है? तो सिंधु सतलुज और तीस्ता, या सिंधु व्यास और झेलम, या सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र, या सिंधु रावी और चेनाब। तो हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन है, किन कारणों से भारत का उत्तरी मैदान कृषि के दृष्टि से सर्वाधिक उत्पादक क्षेत्र माना जाता है? तो यहाँ पर दिया समृद्ध मृदा आवरण, या प्रचुर पानी की उपलब्धता, या अनुकूल जलवायु, या इनमें से सभी। तो मैं बता दूं यहाँ पर जो है उत्तरी मैदान में कृषि की दृष्टि से सर्वाधिक उत्पादन क्षेत्र इसीलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ पर समृद्ध मृदा आवरण भी है, प्रचुर मात्रा की उपलब्धता भी है, मतलब पानी की उपलब्धता भी है, और अनुकूल वायु भी। यानी कि हमारा आंसर जो है 4 नंबर, यानी इनमें से सभी। ठीक है, अब 19 नंबर क्वेश्चन से इसमें बोला मानसरोवर झील जो है ये किस देश में है? भारत, तिब्बत, नेपाल और भूटान। तो हमारा आंसर हो जाएगा तिब्बत में। यहीं से ही सिंधु नदी जो है यहीं से निकलती है। ठीक है, उद्गम स्थल यही है सिंधु नदी का। 20 नंबर क्वेश्चन से गाइस इसमें बोला सतलुज, व्यास, चेनाब, रवि तथा झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिठानकोट के पास किस नदी पर मिलती है? तो यहाँ पर जैसे किसान, सिंधु, कुरमर, या काबुल। तो आंसर हो जाएगा सिंधु नदी, क्योंकि ये सारे के सारे नदी जो है ये पठानकोट यानी पाकिस्तान के पठानकोट के पास ही मिलते हैं और ये सिंधु नदी का निर्माण कर लेते हैं इधर। ठीक है, एंड आगे क्वेश्चन से कश्मीर घाटी का एक प्रसिद्ध झील का नाम बता दो। मतलब पश्चिम कश्मीर घाटी का जो एक प्रसिद्ध झील है वो क्या है? डल झील है। ठीक है, एंड आगे क्वेश्चन से हमारा झीलों के निर्माण से क्या लाभ होता है? अगर झीलों को बनाएंगे तो क्या लाभ होगा? जल विद्युत उत्पादन करने में सहायता, ये भी सही है। आसपास के क्षेत्रों में जलवायु को सामान्य बनाती है, ये भी सही है। प्राकृतिक सुंदरता पर्यटन को बढ़ाती है, ये भी सुंदर है। गाइस, तो हमारा फाइनली जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर, यानी इनमें से सभी। ठीक है, 23 क्वेश्चन से निम्न में से शासन का ऐसा रूप कौन है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं? लोकतंत्र, राजशाही तंत्र, तानाशाही, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राजशाही तो नहीं चलेगा, तानाशाही भी नहीं चलेगा, लेकिन अगर मैं बात करूँ जो शासक ऐसा रूप जिनमें शासक जो है शासकों का चुनाव लोग करते हैं तो वो हो जाएगा लोकतंत्र। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे वर्ष 2002 में पाकिस्तान के किस राष्ट्रपति के द्वारा लीगन यानी फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए वहाँ के संविधान को बदल डाला? तो यहाँ पर क्या है? आसिफ अली जरदारी, या रफ़ीक तारड़, या परवेज़ मुशर्रफ, या वासिम सज्जाद। तो आंसर हो जाएगा परवेज़ मुशर्रफ, यानी थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकतंत्र के विपक्ष में दिया गया एक तर्क निम्न में से कौन है? फर्स्ट ऑप्शन है समानता और समानता का पोषक, या इसमें अनुत्तरदायी शासन पाया जाता है, या यहाँ पर दिया है इनमें लोकतंत्र
एवं मतलब स्थायी शासन पाया जाता है या इसमें बेहतर निर्णय लेने की संभावना पाई जाती है। तो क्वेश्चन हमें क्या लोकतंत्र के पक्ष में दिया गया तर्क निम्न में से है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनमें मतलब कि इसमें अनुत्तरदायी शासन पाया जाता है, यानी सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एंड आगे क्वेश्चन से गाइस यहाँ पर हमें दिया है लोकतंत्र में किसकी समस्या के समाधान में किसकी भूमिका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, विपक्षी दल का, मीडिया का या सत्तारूढ़ दल का या इनमें सभी। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा 4 ऑप्शन, यानी कि इनमें सभी हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला आज की दुनिया में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का सबसे आम रूप क्या है, लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाना है, जनता द्वारा स्थान पर जमा होकर शासन चलाना, शासन संबंधी निर्णय लेना या मताधिकार के अधिकार को छीन लेना या इनमें सभी। तो आंसर हो जाएगा लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाना, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एंड आगे क्वेश्चन से गाइस यहाँ पर 28 नंबर हमें बोला नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका के सबसे भयावह जेल यानी 28 वर्षों तक रहना पड़ा, वह किस महाद्वीप में स्थित है। तो आंसर हो जाएगा रोबेन महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ जब जनता के संघर्ष और विरोध बढ़ाने लगा तो वहाँ की सरकार ने अपनी नीतियों में क्या बदलाव शुरू किया। तो जैसे फर्स्ट ऑप्शन है भेदभाव वाले कानूनों का वापस ले लिया गया या राजनीतिक दलों पर लगा प्रतिबंध उठा लिया गया या नेल्सन मंडेला को आज़ाद कर दिया गया या इनमें से सभी। तो आंसर हो जाएगा ये जब भेदभाव बढ़ रहा था तो इनमें से सभी, भेदभाव को वाले कानून को वापस भी ले लिया गया, राजनीतिक दलों पर लगा प्रतिबंध भी उठा लिया गया और नेल्सन मंडेला को आज़ाद दिया, यानी इनमें से सभी। ये फर्स्ट यानी कि 4th ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। एंड गाइस नेक्स्ट यानी कि 30 नंबर क्वेश्चन से बोला है लोकतांत्रिक शासन वाले देशों में किसका होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, राजा का, संविधान का, युद्ध का या अकाल का। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर संविधान का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, 2 ऑप्शन करेक्ट। एंड 31 क्वेश्चन से गाइस इसमें बोला भारत देश ने किस आधार पर हुए बंटवारा की विभीषिका झेली होती है, मतलब थी। तो आंसर हो जाएगा धर्म, जाति, भाषा या भूमि। तो आंसर हो जाएगा मेन जो आंसर है यहाँ पर धर्म हो जाएगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। एंड यहाँ पर 32 नंबर क्वेश्चन है संविधान प्रमुख रूप से क्या काम करता है, लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग विकसित करता है, ये तो सही ही है। सरकार के अधिकारों की सीमा तय करती है, ये भी सही है। समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं की व्यक्त करता है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। इसका मतलब हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो। 33 नंबर क्वेश्चन है पालमपुर के निकट बड़े गांव का नाम क्या था। तो आंसर हो जाएगा रायगंज। जो पालमपुर से रायगंज के बीच की जो दूरी थी वो 3 किलोमीटर था, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर रायगंज। ओके, एंड आगे क्वेश्चन यहाँ पर दिए भूमि मापने की मानक इकाई को क्या कहा जाता है। देखिए भूमि को जो मापते हैं उसको हेक्टेयर कहा जाता है, ना इसको किलोमीटर में माप सकते हैं, ठीक है, और ना मिलीमीटर में। तो आंसर हो जाएगा किस में मापा जाता है, हेक्टेयर में मापा जाता है। एंड यहाँ पर 35 नंबर क्वेश्चन है भारत के गाँव में उत्पादन के प्रमुख गतिविधि क्या है, खेती, सिंचाई, मत्स्य पालन या दुग्ध पालन। तो मैं बता दूं भारत में सबसे प्रचलित जो है उत्पादन बढ़ाने के लिए वो खेती के माध्यम से होता है, यानी फर्स्ट ऑप्शन सही। 30 नंबर क्वेश्चन है लघु विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी, डेयरी किस प्रकार की प्रक्रियाएं हैं। तो ये गैर कृषि क्रियाएं हैं, ठीक है, ये गैर कृषि क्रियाएं, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एंड यहाँ पर 37 नंबर क्वेश्चन हमें दिया आर्थिक विकास की दृष्टि से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, प्राकृतिक संसाधन, मानवीय पूंजी, भौतिक पूंजी है, इनमें से कोई नहीं। तो आर्थिक विकास की दृष्टि से जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो है मानवीय पूंजी, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन से इसमें बोला निम्न में कौन से कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाती है, साक्षरता, लोगों का स्वास्थ्य, कौशल या इनमें से सभी। तो मैं बता दूं अगर जनसंख्या की गुणवत्ता बढ़ेगी तो साक्षरता होना जरूरी, लोगों की स्वस्थ होना जरूरी, कौशल निर्माण होना, यानी कि इनमें से सभी जो हमारा ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, ठीक है। एंड आगे क्वेश्चन से 39 में ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों से परिवार में महिलाओं और पुरुषों के बीच जो विभिन्न मतलब कि विभाजन हुआ है, मतलब हुआ रहता है, वो क्या है, भूमि, आय, श्रम या संपत्ति। तो आंसर हो जाएगा श्रम के वजह से, ठीक है। एंड आखिरी क्वेश्चन यानी कि 40 नंबर क्वेश्चन से गाइस यहाँ पर क्या दिया है कि किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था पर बोझ होती है, मतलब निरक्षर और अस्वस्थ या साक्षर और स्वस्थ या कौशल निर्माण या इनमें से
कोई नहीं, तो आंसर हो जाएगा देखिए, जनसंख्या अर्थव्यवस्था में बोझ नहीं होता है तो साक्षर होना पड़ेगा और स्वस्थ और कौशल निर्माण। अगर बोझ हुआ इसका मतलब निरक्षर यानी अनपढ़ और अस्वस्थ यानी स्वस्थ नहीं होना। सो गाइज हमने 40 में से 40 क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपको आंसर बताया, इनमें से कितना आपका सही हुआ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओके।